नमो नमः। सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 7 का अध्ययन करने के लिए। प्रस्तुत वर्कशीट में हम शुचि पर्यावरणम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। शुचि पर्यावरणम से तात्पर्य शुद्ध पर्यावरण। इस पाठ की रचना हरिदास शर्मा जी द्वारा विरचित लसल लतिका नामक काव्य संग्रह से ली गई है। आइए इसके छठे पद्यांश का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम छठे पद्यांश का वाचन कर लेते हैं। पद्यांश में कहा जा रहा है, अई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव समभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्याज जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरणम। यह पद्यांश का वाचन है। पद्यांश का अन्वय देख लेते हैं। पद्यांश का तार्किक क्रम के रूप में अन्वय कि क्या इसका भाव निकलेगा। अन्वय के आधार पर आई बंधो खग कुल कलरव गुंजित सुख संदेशम चल। आई बंधो, अरे बंधुओं, अरे मित्रों, खग कुल कलरव। खग कुल कलरव से मतलब खग मतलब पक्षी, कुल मतलब उनका समूह, द्वारा कलरव पक्षियों के द्वारा किया गया जो कलरव है, जो ध्वनि है वह कैसी है। गुंजित मतलब ध्वनि गुंजित होने वाली है। जब सभी पक्षी एक समय में ध्वनि करते हैं तो वह गुंजायमान हो जाती है। तो ऐसे पक्षियों के समूह की जो ध्वनि है, उनके समूह की ध्वनि के द्वारा जो संदेश उत्पन्न होता है, जो प्रतीति होती है, वो एक प्रकार का सुखद संदेश के रूप में होती है। अच्छा अनुभव होता है। तो ऐसे सुख रूपी संदेश को धृत, धृत मतलब लेकर चलें, ऐसा कवि कह रहे हैं। जो पक्षियों की ध्वनि से उत्पन्न जो संदेश है, जो सुख प्राप्त हो रहा है, वह हम लेकर चलें। कहाँ चलें? पुर कलरव समभ्रमित जनेभ्यो चाकचिक्य जालम जीवित रस हरणम। पुर कलरव, पुर से मतलब है नगर जिनमें हम रह रहे हैं। और यहाँ पर जो कलरव है, जो कोलाहल है, जो शोर है, उस शोर में संभ्रमित जनेभ्य जो लोग रहते हैं, जनेभ्य यानी लोग, वह क्या है? संभ्रमित हैं। संभ्रमित से तात्पर्य है वह संशय में है, संदेह में है, एक भ्रम में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो चाकचिक्य जालम है, जो नगरीय जीवन का चाकचिक्य जालम से तात्पर्य है कि यहाँ की जो चकाचौंध है उसमें कहीं मनुष्य अपने जीवित रस हरणम, जो जीवन का असली रस है, उसका हरणम नो कुर्यात, कहीं हरण ना हो जाए। कहीं चकाचौंध में जीवन का जो असली रस है, प्रकृति की शरण में जो रस है, जो प्रकृति का आनंद है, वह वो उस आनंद को कहीं हर ना ले, कहीं खो ना दे हम लोग इस चकाचौंध के आगे, ऐसा कवि कह रहे हैं। पर्यावरणम शुचि भवेत्, इसलिए पर्यावरण क्या होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। आइए इस श्लोक में दिए गए पदार्थों का एक बार अर्थ समझ लेते हैं। खग कुल कलरव, इसकी व्युत्पत्ति क्या है? खग कुलानाम कलरवाहा, पक्षी समूहानाम ध्वनि, यानी खग के कुलों का कलरव, यानी खग पक्षियों की जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनके कलरव, और पक्षियों की समूह की जो ध्वनि है, उनके कुल के अनुसार उनके समूह की जो ध्वनि है, उसे हम कहेंगे खग कुल कलरव। अब यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, यानी खग यानी पक्षियों के कुल के द्वारा उत्पन्न जो कलरव है, पक्षियों की जो आवाज़ होती है उसे कलरव कहा जाता है। उससे गुंजित वन देशम, उससे पूरा जो वन प्रदेश है, जो पूरा वन है, वो क्या हो गया है? गुंजायमान हो गया है। क्योंकि वनों में जब पक्षियाँ
पक्षी कलरव करते हैं समूह में तो पूरा वन प्रदेश गुंजित हो जाता है, गुंजायमान हो जाती है उनकी आवाज़। तो इसके लिए जो व्युत्पत्ति दी है, खग कुल कलरवेण गुंजितम वन देशम, यानी खग के कुलों के कलरव द्वारा, यानी खग पक्षियों के समूह के द्वारा की गई ध्वनि से जो गुंजित होती है उससे पूरा वन देश, वन प्रदेश, जो पूरा जंगल है वो क्या हो जाता है, गुंजित हो जाता है। इस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति है। इसका अर्थ क्या निकलेगा, पक्षियों के समूह की ध्वनि से वन प्रदेश गुंजायमान हो, ऐसा इसका मतलब है। आगे पुर कलरव समभ्रमित जनेभ्यो, यह शब्द आया है पद्यांश में। इसका एक बार व्युत्पत्ति देख लीजिए। पुर कलरवेण संभ्रमिता जनाहा तेभ्या, यानी पुर कलरवेण, यानी पुर कहते हैं नगर को, नगर के कलरवेण यानी कोलाहल से, संभ्रमिता यानी जो भ्रमित लोग हैं, विचलित लोग हैं, तेभ्या उनके लिए बताया जा रहा है। अब इस शब्द का अर्थ क्या है, नगर के कोलाहल से विचलित लोगों के लिए, यानी नगर में जो लोग हैं वो कोलाहल से विचलित हो गए हैं। यहाँ पर जो प्रदूषण है, जो वाहनों की ध्वनि प्रदूषण है, उससे यहाँ रहने वाले लोग विचलित हैं, परेशान हैं। चाक चिक्य जालम, चाक चिक्य जालम से मतलब है जो कृत्रिमम प्रभावपूर्णम जगत, नगर में जितने भी साधन संसाधन हैं वह सारे कृत्रिम हैं, आर्टिफिशियल हैं, यानी वह नैसर्गिक यानी प्रकृति के द्वारा बनाए हुए नहीं हैं, सब मानव निर्मित हैं। तो ऐसा ये नगरीय जीवन है। तो यह आसपास की जितने भी इस प्रकार के कृत्रिम नकली चकाचौंध जिसे कहते हैं वो हमारे आसपास है, जिस पर हम संभ्रमित हो रखे हैं, हम इसी को अपना असली सुख समझते हैं। यही चाकचिक्य जालम का मतलब है, नकली चकाचौंध। धृत सुख संदेशम, धृतम सुखस्य संदेशम येन तम, यानी धृत मतलब रखना, सुख के संदेश को अब सुख का संदेश धारण किया, यह इसका मूल अर्थ है धृत सुख संदेशम का। आइए श्लोक का भावार्थ एक बार देख लेते हैं कि भाव क्या कहा जा रहा है। ओ मित्र, पक्षियों के समूहों के कलरवों आवाज़ों से गुंजायमान वन प्रांत में, यानी हे मित्र, हे बंधुओं, जो पक्षी हैं उनके समूहों से जो आवाज़ें हो रही हैं उससे पूरा वन प्रांत यानी जो वन है, जंगल हैं, वह पूरा गुंजायमान हो गया है, जिसने शांति के कारण सुख का संदेश धारण किया है। क्योंकि पक्षियों की जो ध्वनि है, उनका जो कलरव है, वह शोर नहीं अपितु सुख के रूप में आनंदित करता है, इसीलिए उनकी ध्वनि को यहाँ पर सुख का संदेश कहा गया है और उसको धारण करने को कहा है। और इसको धारण करने का तात्पर्य है जो उसका आनंद है उसको लेकर नगर के लोगों को यह बताना है कि जो नगरीय चकाचौंध है वह कृत्रिम है, असली सुख प्रकृति है। इसीलिए बोल रहे हैं, चलो इस संसार में नगर के कोलाहल से अशांत व्यथित लोगों के जीवन के आनंद का हरण यह नकली चकाचौंध ना करें। कवि समस्या और परेशानी प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन संसार में जो नगर में रहने वाले लोग हैं वो कोलाहल से अशांत हैं, यानी जो ध्वनि प्रदूषण है उससे परेशान हैं, व्यथित हैं और लोगों के जीवन के असली आनंद का हरण हो रहा है जो प्रकृति की सम्मुख जाने पर ही मिलता है। तो इस ये नकली जो चकाचौंध कहीं व्यक्ति के जीवन के आनंद का हरण ना कर ले, यह इस पूरे संपूर्ण पद्यांश का भावार्थ है। तो अगर निष्कर्ष रूप से कहा जाए तो पद्यांश में ये कहा गया है कि व्यक्ति को जो वन प्रदेश या प्रकृति के शरण में जो पक्षियों का गुंजायमान स्वर है, जो आनंद की अनुभूति देता है, उस आनंद को लोगों को आत्मसात करवाने के लिए उन्हें यह संदेश दिया जाए कि जो नगर का जीवन है वो एक चकाचौंध है, वह एक नकली सुख है और असली सुख जो है वह प्रकृति की शरण में जाने से ही मिलेगा। ऐसा कवि का यहाँ पर भाव है। आइए इस पद्यांश के आधार पर इसके प्रश्नों के उत्तर को करने का प्रयास करते हैं। खग कुल कलरवेण किम गुंजितम अस्ति,
तो खग पक्षियों के कुल से कलरव के माध्यम से क्या गुंजित हो रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किम के स्थान पर वन प्रदेशम आ जाएगा। खगकुल कलरवेण वन प्रदेशम गुंजितम अस्ति, ऐसा इसका उत्तर होगा। तो किम के स्थान पर वन प्रदेशम आ जाएगा या वन देशम आ जाएगा। तो खगकुल कलरवेण वन देशम गुंजितम अस्ति इस प्रथम प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न द्वितीय यहाँ पर पूछा जा रहा है, जनाः केन संभ्रमिताः सन्ति। जनाः केन संभ्रमिताः सन्ति, लोग किस चीज़ से भ्रमित हैं? तो यहाँ पर केन के स्थान पर उत्तर देना है। तो जनाः केन संभ्रमिताः सन्ति, जनाः चाकचिक्य जालेन संभ्रमिता सन्ति। चाकचिक्य जालेन, चाकचिक्य जालेना, यह शब्द ऊपर भी आया है पद्यांश में, यानी लोग चकाचौंध से संभ्रमित हैं। इस प्रकार से इस शब्द का उत्तर होगा प्रश्न द्वितीय का। प्रश्न 3 पूछा गया है, दुख दम इति पदस्य विलोम पदम लिखत। तो पद्यांश में आया है दुखम का आएगा सुखम। प्रश्न चतुर्थ पूछा गया है, चाक चिक्के जालम नो जीवित रस हरणम ना कुर्यात इति वाक्य किम क्रियापदम, कि चाक चिक्के जाल से लोगों के जीवन का रस का हरण ना हो जाए, उनके आनंद का हरण ना हो जाए चकाचौंध से। तो इसमें जो क्रिया है वह है ना हो या ना करे, इस प्रकार से कुर्यात इसमें क्रियापद है। आइए इसके बाद जो द्वितीय पद्यांश है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। उसका पहले वाचन, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्ना समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचिपर्यावरणम। अन्वय के आधार पर इसका भाव जानने का प्रयास करते हैं। प्रस्तर तले, प्रस्तर कहा जाता है पत्थर को, तले मतलब उसके नीचे, लता तरु गुल्मः, लता से मतलब है लताएं। कुछ वृक्ष ऐसे होती हैं जो लता रूपी होती हैं, लता के आधार पर दूसरे वृक्ष से ऊपर चढ़ती चली जाती हैं। तरु से अर्थ है वृक्ष और गुल्मः से मतलब है झाड़ियाँ। तो यानी पत्थर के नीचे लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ पिष्टाः ना भवन्तु, पिस ना जाएं या पिसे ना पिसें। तो पत्थर के नीचे वृक्ष और लताएं कैसे पिसेंगी? इसका अभिप्राय यह है कि जो नगर में रहने वाले लोग हैं वह नगरीय जीवन के कारण वृक्ष, लताएं, झाड़ियां यह सब अपने आप समाप्त होती जा रही हैं, क्योंकि सब स्थानों पर धीरे धीरे कर बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, जिस कारण से यह सब अपने आप समाप्त हो रहा है और एक प्रकृति धीरे धीरे हमारे स्थान से दूर चली जा रही है। फिर इसके बाद बोल रहे हैं, निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा ना स्यात्। निसर्ग से मतलब है प्रकृति में, प्रकृति में मतलब अभी तक प्रकृति का जो सामान्य अर्थ है, प्रकृति से मतलब है जो नदी, झरने, पहाड़, वन इत्यादि, पशु पक्षी, यह सब प्रकृति के एक अंग हैं जिनके निकट जाने में हमें आनंद की अनुभूति होती है, मन को सुखद अनुभूति होती है। परंतु अब आने वाला जो समय है वो जो हो रहा है, निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा ना स्यात्। निसर्गे यानी प्रकृति में जो पाषाणी सभ्यता है वह समाविष्ट ना हो जाए, वह उसमें मिल ना जाए। यानी प्रकृति में आने वाला जो हमारा दौर है, कहीं हम इन नगरों को, इन वाहनों को, इन इमारतों को ही प्रकृति ना समझ लें, ऐसा कवि बताना चाह रहे हैं। इसीलिए वह कह रहे हैं, अहम मानवाय जीवनम कामये, कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ।
मनुष्य का जो असली जीवन है उसकी कामना करता हूँ, तो वो किस रूप में कह रहे हैं? जीवन मरणम ना, मतलब जीवन रूपी मृत्यु की कामना नहीं करता, क्योंकि जो नगर में रहने वाले लोग हैं वह एक प्रकार से प्रकृति से धीरे धीरे विमुख हो रहे हैं, और जो चकाचौंध वाले जीवन है उसी को वह प्रकृति समझने लगे हैं, जबकि वह जीवन के रूप में एक मृत्यु को भोग रहे हैं। और कवि कामना कर रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन की कामना करता हूँ। जीवन से यहाँ पर एक तरीके से व्यक्ति यदि प्रकृति के निकट रहेगा तो वह असली जीवन को जिएगा, ना कि नगर में रहने वाले जो लोग हैं वो मरण रूपी जीवन को जो जी रहे हैं उसकी कामना वह कवि नहीं कर रहे हैं। पर्यावरणम शुचि भवेत्, कवि की मनसा है कि पर्यावरण शुद्ध हो, पर्यावरण पवित्र हो, ऐसा वह कह रहे हैं। इस श्लोक में आए हुए पदार्थों को एक बार पढ़ लेते हैं। प्रस्तर तले यानी प्रस्तराणाम तले यानी पत्थरों के नीचे, लता तरु गुल्मः, लताः तरवाः गुल्मः चा, यह इसका व्युत्पत्ति है। लता से लता मतलब होता है वृक्ष, तरवाह का मतलब है, और गुल्मः मतलब झाड़ी। पिष्टः, पिश धातु अक्ता प्रत्यय से बना हुआ है, जिसे कहेंगे पिसे ना जाएं। निसर्गे से तात्पर्य है प्रकृत्याम, इसका अगर पर्याय देखें तो प्रकृत्याम होगा, यानी प्रकृति में। पाषाणी से मतलब है पत्थर से बनी हुई। समाविष्टा यानी सम उपसर्ग आ धातु विष प्रत्यय, सम उपसर्ग आ उपसर्ग और विष धातु अक्ता प्रत्यय और टाप प्रत्यय, यानी दो उपसर्ग लगे हैं, दो प्रत्यय लगे हैं, बीच में विष धातु है। इनका समाहित रूप क्या होगा? समाविष्टा। समाविष्टा मतलब समाहित यानी मिल जाना। आइए इस श्लोक के भावार्थ को भी एक बार समझ लेते हैं। श्लोक का भावार्थ में क्या है? पत्थरों के नीचे वृक्ष, लता और झाड़ियाँ दब ना जाएं। प्रकृति में पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यता मतलब जो पत्थर की हम सभ्यता जी रहे हैं, जहाँ हर जगह नगर में हर चीज़ सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है, समाहित नहीं हो। कहीं प्रकृति का मतलब हम ये पाषाणी सभ्यता को ना समझ लें। मैं मनुष्य के लिए जीवन चाहता हूँ, ऐसा कवि कह रहे हैं। जीवन के वेश में छिपी हुई मृत्यु नहीं। तो यह भाव को विमर्श के आधार पर समझाया जा रहा है। इस श्लोक के माध्यम से कवि ने सीमेंट और कंक्रीट के जाल में दम तोड़ती प्रकृति की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। जो नगरीय जीवन है, इसमें जो असली प्रकृति है उससे हम दूर हो रहे हैं, तो उसकी पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। मनुष्य ने अंध प्रगति की दौड़ में निर्मम होकर पेड़ों को काट काट कर अट्टालिकाएं बनानी शुरू कर दी हैं। मतलब पेड़ों को काट काट कर जो बड़े बड़े इमारतें बनाई गई हैं, वह कवि उस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जिससे प्रकृति के साथ साथ उसके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इससे प्रकृति के स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि एक सामंजस्य की स्थिति जब तक नहीं होगी तब तक मनुष्य को प्रकृति से दुख झेलना पड़ेगा। प्रकृति उसको विनाश के रूप में लोगों के सामने लाएगी। लेकिन अब कवि कह रहे हैं, लेकिन वह उसे अनदेखा करते हुए अपनी तथाकथित समृद्धि और सभ्यता के आवरण में लिपटा हुआ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ में लगा हुआ है। यानी मनुष्य ने प्रगति और समृद्धि की दौड़ में इतना आगे बढ़ गया कि उसने प्रकृति से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी, जंगलों को काटना शुरू कर दिया, नगर बनाने शुरू कर दिए, नदियों में प्रगति के लिए बांध बनाने शुरू कर दिए। इस प्रकार से तमाम स्थानों पर पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया। इससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है, जिसका परिणाम बहुत ही भयानक हो रहा है, ऐसा कवि कह रहे हैं। आइए, आपको ये भावार्थ समझ में आ गया होगा। इसी आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रथम प्रश्न है, प्रस्तर तले के पिष्टाः ना भवन्तु। तो प्रस्तर तले के पृष्ठा ना भवन्तु, पत्थर के तल में क्या ना पिस जाए। पत्थर के तल पर क्या मतलब पत्थरों के नीचे क्या ना पिस जाए? तो लता तरु गुल्मा, इसका प्रथम का उत्तर होगा।
पूर्ण वाक्य बना लेंगे इसका। लता तरु गुल्मा हो गया। फिर दूसरा प्रश्न है, कुत्र पाषाणी सभ्यता समाविष्टा ना भवतु। कहाँ पर पाषाणी सभ्यता समाविष्ट ना हो। तो प्रश्न द्वितीय का भी उत्तर, पाषाणी सभ्यता कहाँ पर समाविष्ट ना हो, निसर्गे, निसर्ग यानी प्रकृति में। तो दूसरे का उत्तर इसको बना लेंगे, यानी निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा ना भवतु, इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न तृतीय पूछा गया है, अहम डैश कामयति वाक्य किम कर्तृपदम। तो यहाँ पर मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, तो अहम यानी मैं, यही करता है, कर्ता पद है जिसके द्वारा पूरा वाक्य किया जा रहा है। तो अहम शब्द जो है यहाँ पर इसका उत्तर होगा, अहम शब्द इसका उत्तर है। प्रश्न चतुर्थ में, निसर्गे पाषाणी डैश स्यात् इति वाक्ये किम क्रियापदम। तो यहाँ पर जो स्यात् है वह क्रिया है। आशा है आपको वर्कशीट 7 समझ में आई होगी। इसके अभ्यास कार्य आप स्वयं कर लेंगे। धन्यवाद।